नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी शाह योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ से गरजे पीएम मोदी। राहुल गांधी पर बोला करारा हमला, कहा अमेठी की तरह वायनाड छोड़ भागेंगे शहजादे। बिहार के भागलपुर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, जनता से किए कई वादे, कहा सरकार बनी तो खटाखट देंगे 5 गारंटी, अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सीबीआई ने कहा जमानत मिली तो पूरा हो जाएगा इनका मकसद। सीबीआई ने सिसोदिया को बताया घोटाले का मास्टरमाइंड। बेटी की हत्या के बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता ने लगाया लव जिहाद का आरोप। अब सरकार पर उठ रहे सवाल, फंस गई सिद्धारमैया सरकार। नींद से जगते ही कांप उठा ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार धमाका। धमाके के पीछे इजराइल की साजिश का संदेश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावी माहौल की। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए लोकसभा सीटों पर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज पीएम मोदी, सीएम योगी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता धुआंधार प्रचार करते नजर आए। महाराष्ट्र से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। पीएम ने नांदेड़ की जनसभा में दावा किया कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी अन्य क्षेत्र से नामांकन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड से भी डर लग रहा है, वो अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़कर भागेंगे। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि वायनाड से भी भाग जाएंगे। देखिए, ये वेल नोन फैक्ट है। कांग्रेस के सूत्र भी बता रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जब तक वायनाड में पोलिंग नहीं हो जाती तब तक वो उसको रिवील नहीं करेंगे, और एक बार पोलिंग हो जाए तब ये अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं दोनों भाई बहन। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा खुलासा कर दिया, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने धावा बोला है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो 400 पार लेकर के जाएगी भारतीय जनता पार्टी को और उनके गठबंधन साथियों को। अब सवाल ये है कि पहले फेज की वोटिंग के बाद हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी अपनी रिपोर्ट्स आ गई होंगी, लेकिन आप देखिए कि पहले फेज के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के बॉडी लैंग्वेज में अचानक से एक बदलाव नजर आया है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जार्गन से इस्तेमाल कर रही हैं। साफ साफ उनको लग रहा है कि जो पिछली बार 102 सीटों के ऊपर जो मतदान हुए थे और जो सीटें आई थी, इस बार उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, तो पीएम मोदी इन दिनों लगातार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी हर मंच से पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर भागलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। साथ ही मंच से राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो 5 गारंटी खटाखट देंगे, जो युवा, कांग्रेस, महिलाएं, मजदूर, आशा वर्कर्स और सेना से जुड़ी हुई होंगी। क्या राहुल गांधी के वादे पर जनता विश्वास करेगी? खटाखट खटाखट, हाँ, ऐसा लग रहा है कोई जादू कर देंगे ये लोग। अभी प्रधानमंत्री मोदी से पहले गांधी परिवार की सरकार चल रही थी, तब क्यों नहीं किया खटाखट खटाखट? अब सवाल दूसरा है, आज जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल की है वो बहुत शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा देश के अंदर 2 तरह के शहीद नहीं होंगे, तो याद आया 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने नक्सलियों की मौत को
उन्होंने शहादत बता दी। आतंकी मारा गया, उसको कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये लोग शहीद हैं। तो राहुल गांधी बताएं कि सेना के जवान जो भारत मां के रक्षा में अपनी जान की आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं, वो और आतंकी जो मारे जाते हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये नक्सली, उनको भी ये शहीद का दर्जा देने वाले हैं। किस तरह की भाषा, किस तरह की मानसिकता हो गई इनकी। आप किसी पॉलिसी का, किसी चीज की बारे में अगर आप कुछ कहते हो तो कहो, लेकिन नक्सलियों के साथ मिलके, आतंकियों के साथ मिलके, जिहादियों के साथ मिलके आप इस तरह की राजनीति करेंगे और देश की जनता आपको समर्थन करेगी, ये इम्पॉसिबल है। जी, अब बात मनीष सिसोदिया को लगे कोर्ट से बड़े झटके की। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 30 अप्रैल को इस पर फैसला आएगा। साथ ही सिसोदिया ने अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया, जिसमें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत की मांग की गई थी। आज कोर्ट में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने कहा सिसोदिया ही घोटाले का असली मास्टरमाइंड है। अगर इन्हें जमानत दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। 30 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, मनीष सिसोदिया के पास कोई लीगल आर्गुमेंट बचा नहीं है। पहले भी वो बेल के लिए अप्लाई किए तो राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट में नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला आया उसमें उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला, उसमें भी राहत नहीं मिली। रिव्यू पिटिशन के बाद जो आखिरी जो मौका होता है किसी भी नागरिक के लिए, वो क्यूरेटिव पिटिशन का, वो चल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि 6 महीने के बाद अगर ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो पेस है इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत स्लो है, तो आप फिर से बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही काम वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि ईडी ये कह रही है कि ये तो दुर्दांत व्यक्ति है। हाई कोर्ट ने इसे कहा भाई आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्कैम है, ये मास्टरमाइंड है, इसने ही ये सारा काम किया। और सबसे बड़ी चीज, ये आदतन सबूतों को छिपाने का काम करता है। फोन इसने तोड़ लिए, कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं दिया, सारी फाइलें जो बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए थी, जो कानून बनाने के लिए ज़रूरी है, वो इसने गायब कर दिए। मतलब इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी है, पॉलिटिकल क्लॉट भी है, मीडिया में इसका बहुत ग्रिप भी है, साथ ही साथ ये एविडेंस को मिटाने में एक्सपर्ट भी है। तो ऐसे में इस व्यक्ति का जो अब तक जो बर्ताव रहा है, तो पीएमएलए कानून के तहत 3 जो शर्तें जो आवश्यक है किसी भी बेल के लिए, वो तीनों ही मापदंड में ये खरे नहीं उतरते, इसलिए इनको बेल नहीं मिलेगा। जी, अगली खबर में बात कर्नाटक की, जहां जमकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी के मर्डर केस को लेकर सिद्धरामैया सरकार घिर गई है। दरअसल नेहा नाम की कॉलेज स्टूडेंट की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हत्या को अंजाम देने वाला फयाज पिछले साल तक नेहा के साथ ही पढ़ता था। वो नेहा का पहले दोस्त था, लेकिन नेहा ने आगे किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने नेहा की हत्या कर दी। इस मामले को नेहा के पिता, जो कांग्रेस के नेता भी है, उन्होंने लब से हाथ बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता आरोपी को लब से हाथ का आरोपी बताने की जगह निजी मामला बताने में जुट गए हैं। नेहा के पिता बार बार कह रहे हैं कि ये लब से हाथ का मामला है, लेकिन सिद्धरामैया सरकार कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? वो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मसला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का लीडर है, यही सेक्युलरिज्म की अफीम चाट के बैठा हुआ था। बेटी की हत्या होती है, पहला बयान देता है कि वो दूसरे कास्ट का है, प्रपोजल को इसने मना कर दिया इसलिए उसने इस तरह का काम किया। तब कोई लव जिहाद नहीं था। एक दिन के बाद जब उसको समझ में आया कि कांग्रेस की सरकार उसका नाम तक नहीं ले रही, उसको बचाने में जुटी हुई है, तब इसके अंदर की आत्मा जागृत हुई और बेटी के लिए, इंसाफ के लिए वो सामने आया। और ये कोई बीजेपी वाले नहीं,
या कोई मीडिया नहीं, बल्कि अब ये कांग्रेसी लीडर, ये पार्षद ही अपनी सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये क्लियर कट मामला लव जिहाद का है। अब वस्तुस्थिति क्या है? दोनों दोस्त थे, बहुत सारी तस्वीरें थी, अचानक से तस्वीरें भी सामने आ गई। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लव अफेयर है, कुछ भी है। लड़की ने मना किया तो आप उसे मार दोगे? ये कौन जस्टिफाई कर सकता है? चुनाव का समय है। ये इंसिडेंट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। शनिवार यानी आज सुबह ही इराक में ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक लगातार 5 धमाके हुए। धमाकों में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी तक धमाकों के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। जांच एजेंसियां धमाकों की जांच में जुटी हुई है। ईरान को धमाके के पीछे इजराइल की साजिश का संदेह। हालांकि इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, ईरान और इजराइल एक बहुत ही, जो कह सकते हैं कि क्रूशियल जंक्चर पे आके खड़े हैं। हमले दोनों साइड से हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक दूसरे से पीछे हटने वाला नहीं है। अब दिक्कत यह है कि पहले ईरान ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई 2 बार हो चुकी। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पे टिकी हुई है कि ईरान क्या करेगा। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीछे नहीं हटेंगे, वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होता है तो आप ये समझिए कि वेस्ट एशिया के अंदर एक युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये कितना लंबा चलेगा, कितना नुकसान होगा, दोनों के पास ही, हालांकि डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड नहीं, लेकिन फिर भी ये बात जग जाहिर है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त यही है कि युद्ध को कैसे रोका जाए। लेकिन ईरान का जो रवैया दिख रहा है, इसमें युद्ध ना हो, इसकी संभावना अब बिल्कुल कम हो गई है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।